हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए हम लोग 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के अगले टेस्ट में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। द रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड का मतलब क्या हुआ कि जो बीज का छिड़काव कर रहे हैं हम लोग खेत की सतह पर, वो रैंडमली कर रहे हैं, मतलब उसको हाथ से लेके ऐसे बिखेर दे रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रैंडमली आप देखे होंगे कि फार्मर जब खेत में जाता है तो एक बहुत बड़े बकेट में सीड्स लिया होता है और खेत में इस प्रकार छिड़कता है। तो छिड़कना ठीक उसी तरह होता है जैसे आपके घर में जैसे पास में लगा हुआ टीवी टावर या मोबाइल टावर क्या करता है कि रेज को ट्रांसमिट करता है अपने अंदर से या ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि वो रेज को निकाल कर छिड़कता है पूरे लोगों के बीच में। और आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है तो नेटवर्क एक प्रकार से वो टावर के ऊपर से छिड़क रहा होता है। तो वही चीज़ है, इसका क्या होता है, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि बीज हाथ में लेके किसान क्या कर रहा है, उसको हवा में फेंक रहा है, मतलब एक प्रकार से उसको वो छिड़क रहा है ज़मीन पर। तो इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। रैंडम स्कैटरिंग, कहीं ज़्यादा कहीं कम। रैंडम का मतलब क्या हो गया कि फिक्स नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जब कहीं ज़्यादा कहीं कम सीड गिरेगा, इसीलिए हमको अगले अच्छे सीड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी भी सीड ड्रिल है या डिबलर्स हैं, इन सब का जो इस्तेमाल करते हैं, प्लांटर्स का इस्तेमाल करते हैं केवल इसीलिए क्योंकि हमको एक्यूरेसी से अपनी फसल को बोना होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, द सीड रेट रिक्वायर्ड इन द ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन कंपैरिजन टू ड्रिलिंग इज। जो सीड रेट रिक्वायर्ड इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन कंपैरिजन टू द ड्रिलिंग इज। तो जाहिर सी बात इसमें पूछा गया है कि जो सीड ड्रिल होती है उसकी तुलना में ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट कितना होता है। सीड रेट का मतलब कि प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम सीड ब्रॉडकास्टिंग में लगता है। तो जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टिंग में जब आप सीड को केवल रैंडमली फेंक रहे हैं तो, और अगर मशीन से उसको करेंगे तो कम सीड में ज़्यादा हेक्टेयर खेत में आप बुआई कर लेंगे। तो सीड रेट का मतलब क्या हो गया कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में ज़्यादा सीड यूज़ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोर इसमें होगा आंसर। फिर आते हैं डिबलर। डिबलर इज़ ए। डिबलर क्या होता है? तो डिबलर एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऐसे डंडे लगे होते हैं और एक लंबा सा डंडा होता है, और इन जो डंडे लगे हैं इसमें दांते निकले होते हैं सब में से। इसको ले जाकर ज़मीन में धंसा देते हैं। धंसाने के बाद जब उठाएंगे तो ज़मीन में जहाँ पे डिबलर जहाँ जहाँ पे प्रेशर इम्प्रेशन दे देगा वहाँ वहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे, और गड्ढे में जो छेद बना होगा उसके अंदर हम लोग बीज डाल देंगे। तो क्या होगा कि बीज जब उस गड्ढे के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बीज इधर उधर फैलेगा नहीं, और सीड रेट जो होगा मतलब हर गड्ढे में 2 बीज डाल रहे हैं तो 2 ही बीज अब हर जगह डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सीड रेट बहुत अच्छा इम्प्रूव प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन डिबलर के केस में जो हमारी बुआई का जो काम है ये टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस ज़्यादा है, इंसान ही जाकर सारा काम करता है इसमें। तो सारी चीज़ें इंसान के द्वारा करी जाती हैं। सिर्फ डिबलर एक प्रकार की ऐसी मशीन है, जिस मशीन क्या, एक प्रकार का ऐसा टूल है जिससे हम ज़मीन पे केवल ऐसे दबा के उठा लेते हैं तो गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में बीज गिरा देते हैं। तो डिबलर जो आपका हुआ, इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो सीड ड्रिल की तरह ये यूज़ होता नहीं, ट्रांसप्लांटर की तरह यूज़ होता नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांटर चावल में लगता है। इसमें क्या हो गया, प्लांटर के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो डिबलर क्या है, एक प्रकार का प्लांटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिबलिंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर सोइंग। अब देखिए इसमें डिबलिंग जो होता है मोस्टली किस प्रकार की फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जिन जगहों पर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, रो टू रो का मतलब अगर एक खेत है, खेत के अंदर कई सारी श्रृंखलाएं बनी है, इसी को रो बोला जाता है, और इसी में जब आप प्लांट बोएंगे तो ये प्लांट टू प्लांट। तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, या हॉरिजॉन्टल और मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से खेत को आप जगह बांट दीजिए। तो आप एक फिक्स दूरी पर अगर कई सारे प्लांट लगाना चाहते हैं तो उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं डिबलर का। और सवाल ये उठता है कि फिक्स दूरी पर कौन से प्लांट लगाए जाते हैं। तो आप अक्सर जाओगे गोभी के खेत में, मूली के खेतों में, टमाटर के खेत में, देखेंगे कि जितने भी पेड़ लगे होते हैं, जो लोग अच्छे से खेती कर रहे हैं, उसमें लगता है कि कितनी अच्छी सीक्वेंस में खेत में बोया गया है हर चीज़ को।
वो जो सीक्वेंस आपको दिखता है उसमें पौधे से पौधे की दूरी फिक्स होती है, अगर 2-2 फीट, 1-1 फीट, 1.5-1.5 फीट ऐसे करके दूरियां होती हैं। तो जो फिक्स दूरी पर पौधे हमें उगाने हैं तो उस केस में वेजिटेबल्स ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो डिबलर इज मोस्टली यूज्ड फॉर सोइंग वेजिटेबल्स होता है इसका आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन ए फरो लाइन इन कॉन्टिन्यूअस फ्लो इज। तो फरो लाइन में जो सीड की ड्रॉपिंग होती है कॉन्टिन्यूअस फ्लो में, उसे हम क्या कहते हैं? तो फरो लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक मशीन है जो फरो भी बना रही है और साथ में फरो का मतलब कि भूमि में इस तरीके का एक संरचना काट देना। तो क्या होगा कि सीड ड्रिल क्या करती है कि उसके नीचे फरो लगे होते हैं। अब सीड ड्रिल में जब फरो लगे होंगे तो जब सीड ड्रिल आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, ज़मीन के अंदर क्या करेगी, एक रेखा ज़मीन को खोलती चली जाएगी वी आकार में। जब वी आकार में खोलेगी तो सीड ड्रिल मशीन ऊपर लगी हुई है तो क्या होगा कि उसके अंदर बीज गिर जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन ए फरो लाइन, फरो की लाइन में, ठीक है। इसमें सीड को जो ड्रॉप कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो मतलब लगातार जो ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहा जाता है, ठीक है, इसको ड्रिलिंग कहा जाता है। तो क्योंकि सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल का जो काम क्या है, ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग का मतलब बीज को बोना, ठीक है, फरो को ओपन करके। फरो का मतलब होता है कूण। तो आप कूण आप उंगली से भी बना सकते हैं। किसी खेत में जाइए और उंगली से ऐसे, उंगली अपनी धंसा के ऐसे करके खींचिए, तो जो चीज़ बन जाएगी ना उसी को फरो बोलते हैं। ये आपकी उंगली से बनाई हुई है। इसी जगह सीड ड्रिल से बनाएंगे तो थोड़ा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, तो क्या होगा, अंदर घुस के और खींचेगा तो क्या होगा कि फरो ज़्यादा चौड़ी खुलेगी, उसी के अंदर बीज गिराते जाएंगे और फिर उसको हम बंद कर देंगे। तो आपके पास जो ये काम होता है इसको ड्रिलिंग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ड्रॉपिंग सीड्स इन ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम एंड स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ड्रॉपिंग सीड्स इन ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऐसा इक्विपमेंट जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम मतलब लगातार सीड को ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट इन ए रो इज़ नॉट कांस्टेंट। किसी रो में प्लांट टू प्लांट की जो स्पेसिंग है या जो दूरी है वो स्थिर ना हो, लेकिन जो सीड ड्रॉप है वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो। तो इस प्रकार के इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? इस प्रकार का इक्विपमेंट क्या कहलाता है? सीड ड्रिल कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल। स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट इन ए रो इज नॉट कांस्टेंट, इसको सीड ड्रिल कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेथड ऑफ प्लांटिंग इन विच रो टू रो एज वेल एज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं चेक रो प्लांटिंग। मतलब ऐसा मेथड जिसमें रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। रो टू रो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? फिर से मैं इस मार्कर को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक फील्ड आपके पास है, मान लीजिए एक खेत है। इस खेत में आपने 2-2 फीट की दूरी पर ऐसे रो बनाई हुई है और इन सारी रोज में आप 2-2 फीट की दूरी पर प्लांट्स बो देते हैं। तो क्या हुआ? रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की चेकिंग अच्छे से करते हैं, दूरियां अच्छे से नापते हैं। तो इसको चेक रो प्लांटिंग कहा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। कैम लोब्स ऑफ द कैंक शाफ्ट। इसके पहले वाला जो था ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपके सोइंग इक्विपमेंट के ऊपर था, ये पूरा से एरिया, ये जो क्वेश्चंस थे। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, फिर से हम इंजन्स वाले एरिया पे चले गए। इसमें है द कैम लोब्स ऑफ द कैंक शाफ्ट हेल्प्स इन। जो कैम लोब्स होते हैं कैंक शाफ्ट पे, इनका ये किस चीज़ में मदद करते हैं? तो ये वॉल्व को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। अब कैम लोब्स क्या होते हैं? तो कैम शाफ्ट के ऊपर इस प्रकार से अंडाकार शेप के
लोब्स लगे होते हैं, इसी को कैम लोब कहा जाता है। इनका शेप कैसा होगा, ये ऐसे अंडाकार होते हैं और यहाँ पर इनके एक गोल छेद होता है, इसी को इस छड़ के ऊपर पहना दिया जाता है। अब ऊपर से आपकी पुश रॉड आती है, पुश रॉड आपके वॉल्व को ऑपरेट कर रही होती है। तो क्या होता है कि जब ये घूमता है कैम शाफ्ट, ये छड़ जब घूमेगी गोल गोल, तो ये कैम लोब भी आपस में घूमेंगे। जब ये कैम लोब घूमेंगे तो क्या होगा कि ये वॉल्व को अपने घूमने के अनुसार खोलना और बंद करने का काम करेंगे। तो पूरी छड़ के ऊपर ये जो कैम लोब लगे होते हैं, ये अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग डायरेक्शन में लगे होते हैं। तो कैम लोब का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि क्रैंक शाफ्ट से पावर आती है टाइमिंग गियर से होते हुए कैम शाफ्ट पे, और कैम शाफ्ट के ऊपर ये जो ये लगे हुए हैं अंडाकार शेप के कैम लोब्स, ये क्या करते हैं, वॉल्व को खोलने और बंद करने का काम करते हैं पुश रॉड पर धक्का देने के पश्चात। तो इनका मेन काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। फिर आते हैं टीथ ऑन द क्रैंक शाफ्ट गियर। तो क्रैंक शाफ्ट गियर पे जो टीथ होते हैं ये कितने होते हैं, तो ये जो कैम शाफ्ट वाले जो गियर के टीथ होते हैं उससे जस्ट आधे होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, हाफ टू द कैम शाफ्ट गियर। इसीलिए क्रैंक शाफ्ट गियर का दूसरा नाम क्या है, हाफ टाइम गियर। क्या लिखेंगे इसको आप, कैम शाफ्ट गियर का दूसरा नाम क्या होता है, हाफ टाइम गियर। क्योंकि जो कैम शाफ्ट वाला जो क्रैंक शाफ्ट का जो गियर है वो क्रैंक शाफ्ट की के गियर को एक बार पूरा घुमाने के लिए खुद 2 बार घूमता है। तो क्या हो गया, ये हाफ टाइम, मतलब कैम शाफ्ट के गियर का आधे समय में क्रैंक शाफ्ट का गियर घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे हाफ टाइम गियर। इसीलिए क्योंकि इसमें दांतों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, तो हाफ टू द कैम शाफ्ट गियर। When a cam gear rotates one time, the क्रैंक शाफ्ट गियर विल रोटेट। देखिए लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में पूछ भी लिया आपसे कि अगर कैम वाला गियर जो है एक बार घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट वाला गियर कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमेगा। क्योंकि इसका नाम क्या है, हाफ टाइम गियर, मतलब उस वाले एक बार चक्कर में इसका आधा चक्कर होता है, तो क्या हो गया, हाफ टाइम गियर। तो इसमें क्या बोलेंगे कि क्रैंक शाफ्ट वाला गियर कैम शाफ्ट वाले गियर से अपेक्षा आधे दांते होते हैं, इसलिए जब कैम शाफ्ट वाला गियर एक बार पूरा घूमेगा तो क्रैंक शाफ्ट वाला 2 बार घूम जाएगा। फायरिंग ऑर्डर ऑफ एन इंजन इंडिकेट्स। किसी इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक को। फायरिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इंजन में मान लीजिए 4 सिलेंडर हैं, इस तरीके से मैं 4 सिलेंडर आपके सामने देखिए बना रहा हूँ, इनमें किस सिलेंडर में आपका पावर स्ट्रोक मिल रहा है। अगर सिलेंडर नंबर 1 में मिल रहा है तो सेकंड नंबर पे, सिलेंडर 3 में मिल रहा है तो फिर चौथे में मिल रहा है, तो फिर दूसरे में मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद दूसरा। तो इस तरीके से पावर स्ट्रोक एक एक करके हर एक सिलेंडर में मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। फायरिंग ऑर्डर का मतलब कि पावर स्ट्रोक किस किस प्रकार से अलग अलग सिलेंडर्स में हमें प्राप्त हो रहा है। फिर आते हैं इंजन इज ए डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें सही। इंजन जो होती है इज अ डिवाइस। इंजन कैसी डिवाइस होती है, तो मेनली क्या है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास के बच्चे तो इसका आंसर तुरंत ही दे देंगे। इंजन जो होता है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इंजन के अंदर एक ईंधन जलता है, और ईंधन जब जलेगा तो आपको पता है कि केमिस्ट्री के अनुसार जहाँ पर भी जिस भी जगह पर ऊर्जा पैदा होती है तो वहाँ बॉन्ड टूट रहा होता है, केवल इसीलिए ऊर्जा पैदा होती है। तो अगर कहीं पर इंजन में आपकी ऊर्जा पैदा हो रही है तो इसका मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब आते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पिस्टन इज कन्वर्टेड टू। टू एंड फ्रो का मतलब होता है यहाँ से वहाँ, टू का मतलब यहाँ, फ्रो का मतलब वहाँ। अगर मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो मैं टू टू फ्रो जाता हूँ, ठीक है। तो इंजन की जो पिस्टन होती है उसकी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, मतलब यहाँ से वहाँ वाली जो मोशन है, ये जो मोशन है ये किस प्रकार की मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये रोटेरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि पिस्टन जब ऊपर नीचे जाता है तो ये क्रैंक शाफ्ट को गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से टाइमिंग गियर और फ्लाई व्हील घूमता है, तो ये एक प्रकार की रोटेरी मोशन में कन्वर्ट हो जाती है।
एक्सटर्नल कंबशन, हाँ। एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज पावरफुल देन, एक्सटर्नल कंबशन जो इंजन होता है वो किसकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि पावरफुल देन डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और आईसी इंजन। तो इसमें होगा ऑल आर द करेक्ट। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है इन सारे की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन साइज़ में बड़ा होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पावरफुल होता है इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि ये स्टीम इंजन होता है, और जितनी हमको जो स्टीम से जो हमको यूज़ करना है, जितनी हमको स्टीम से जो हमें हीट मिलती है, वो हीट पाने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टीम क्रिएट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो इंजन के साइजेस बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम लोग उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन ये पावरफुल होता है किसकी अपेक्षा, इन तीनों इंजन की अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल होता है। वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई वन स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, पिस्टन के एक स्ट्रोक में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं? आपको पता है कि पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर चलता है। पिस्टन नीचे से ऊपर तक जब मूव करता है तो ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच में मूव करता है, तो ये दूरी चली गई दूरी कहलाती है एल। और अगर पिस्टन का एरिया, अगर ये गोल पिस्टन है तो पिस्टन के एरिया अगर ए है, तो वॉल्यूम कितना बना, पिस्टन का एरिया गुणे चली गई दूरी, तो ए इंटू एल के बराबर पिस्टन क्या करेगा, वॉल्यूम को नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। क्योंकि पिस्टन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ए इंटू एल के बराबर आयतन क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ए इंटू एल के बराबर जब आयतन शिफ्ट करेगा तो इस आयतन को वो एक प्रकार से, जैसे आपके घर के बाहर कहीं कूड़ा पड़ा हो या धूल पड़ी हो, उसको और आप झाड़ू मार देते हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे झाड़ू मारते हैं तो क्या होता है, वो जगह साफ हो जाती है। उसी तरह पिस्टन क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो पूरे एरिया को एक प्रकार से झाड़ू मारते हुए ऊपर चला जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट किसका, स्वेप्ट स्वीप का ये सेकंड फॉर्म है। स्वीप का मतलब क्या होता है, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, स्वेप्ट का मतलब झाड़ू लगाया, तो स्वेप्ट वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। पिस्टन के एक स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। प्री कंबशन चैम्बर इज फाउंड इन, प्री कंबशन चैम्बर किस में पाया जाता है? तो प्री कंबशन चैम्बर जो होता है वो डीजल इंजन में पाया जाता है। प्री कंबशन चैम्बर में देखिए वर्ड क्या लगा है, प्री का मतलब पहले, कंबशन का मतलब जलना, और चैम्बर का मतलब जहाँ पर ये जल रहा होगा। तो प्री कंबशन चैम्बर डीजल इंजन के केस में इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि डीजल का जो बूंद होती है या डीजल का जो फ्यूल होता है वो कुछ देर बाद इंजन के अंदर पूरी तरह से नहीं जलता। तो उसको प्रॉपरली जलाने के लिए, क्योंकि जितने अच्छे से ईंधन जलेगा उतना ही पावर हमको प्राप्त होगी आपके इंजन से। तो अच्छे से ईंधन को जलाने के लिए हम लोग प्री कंबशन चैम्बर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डीजल जो होता है उसका टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा देते हैं, ताकि जब वो ड्रॉप जो है इंजन के अंदर गिरे फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, तो क्या हो, वो प्रॉपरली और अच्छे से जल जाए। तो क्या होता है कि और अच्छे से जल जाए, या प्री कंबशन चैम्बर में उसकी बर्निंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसकी एनर्जी को पा जाते हैं। तो आप यहाँ पर टोटल देखिए, मोटा मोटा तौर पे ये जानिए, प्री कंबशन चैम्बर पेट्रोल इंजन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल पहले से ही ज़्यादा ज्वलनशील है, मतलब पहले से ही ज़्यादा उसके अंदर क्या है कि वो ज़्यादा आसानी से जल जाता है। लेकिन डीजल के केस में जब डीजल इंजन प्रॉपरली चल रहा होता है उस केस में भी देखा जाता है कि बाहर की तरफ जितना भी धुआं निकल रहा है, जितना भी रेजिड्यू निकल रहा है, या इंजन से जो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं उसमें ईंधन की बूंदें भी बाहर आ रही हैं। तो इसका मतलब ईंधन प्रॉपरली जल नहीं रहा है। प्रॉपरली जलाने के लिए ही प्री कंबशन चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डीजल इंजन के केस में होता है। अब आते हैं कि अभी आपको मैंने बताया इसके ऊपर डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टीडीसी टू बीडीसी। मतलब टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, मतलब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सिलेंडर होता है इसमें जो पिस्टन लगा है, पिस्टन में ऊपर वाला टॉप डेड सेंटर, नीचे जो पिस्टन जहाँ तक आता है, मतलब ऊंचा सा ऊंचा जहाँ तक पिस्टन चला गया वो टॉप डेड सेंटर, और नीचे से नीचे पिस्टन जहाँ तक आ सकता है वो बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट पे आते हैं।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्रेन्स इज डिटरमाइंड बाय, देखिए अब एरिया चेंज हुआ क्वेश्चन का, कि ग्रेन्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ग्रेन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ पहले तो आप जानिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो स्टैंडर्ड वाटर का वेट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिस एलिमेंट की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालता चाहते हैं उसका वेट, ठीक है, सेम उसका जो वेट होता है, मतलब उसका जो डेंसिटी होता है, दोनों का रेशियो होता है। तो वाटर वेट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ द ग्रेन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, या उसको बोलिए कि डेंसिटी ऑफ द ग्रेन अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऐसे सीधा सीधा जानिए। तो उन्हों का जो रेशियो होता है उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको केवल ये बताता है कि कोई चीज़ पानी से कितनी ज़्यादा भारी या कितनी कम भारी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसमें ग्रेविटी वर्ड लगा है, ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, किस चीज़ पर ग्रेविटी का प्रभाव पानी से ज़्यादा या कम पड़ रहा है। जैसे पानी का क्या है कि वो 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी पाया जाता है। मतलब अगर किसी बर्तन को आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कर दो तो उसके अंदर जो पानी भरा होता है उसका वेट होता है 1000 किलो, ठीक है। और इसी जगह उसी बर्तन में जब आप कहीं से अनाज ला के भर दो तो जो उसका भार होगा अनाज का, उस 1 × 1 × 1 के मीटर में भरने के बाद दोनों का रेशियो जब ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो निर्धारण करते हैं वो हम दोनों चीज़ों से करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल और पिक्नोमीटर दोनों से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। डेंसिटी ऑफ द व्हीट इज अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डेटाबेस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कई बार पूछा गया। व्हीट की डेंसिटी कितनी होती है, तो 998 से 1238 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा कोई टैंक हो, उसके अंदर अगर आप गेहूँ भर देंगे तो वो गेहूँ आपका 998 से 1238 kg प्रति मीटर क्यूब के बीच में उसका भार आएगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द व्हीट ग्रेन की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि गेहूं का दाना अगर आप नीचे की तरफ गिराएं और नीचे से एयर ब्लो चालू कर दें, मतलब नीचे से हवा चालू कर दें, तो क्या होगा कि गेहूं का दाना हवा में, ऐसा पॉइंट आएगा कि गेहूं का दाना नीचे गिर रहा है लेकिन नीचे से आने वाली हवा की वजह से हवा में एक जगह पर टंगा हुआ है। तो ये जब टंगा हो गया उस समय ये जो हवा का वेग है ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होता है गेहूं के दाने का, 9 से 11.5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कि दो सरफेस जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, और इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इनके एक दूसरे, मतलब ये दोनों सरफेस क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है लेकिन स्थिर हैं, ठीक है। और इस पर अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है लेकिन दोनों ही स्थिर हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा कहलाएगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और इसी के उल्टे अगर दोनों ही सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो, जैसे मेरे मान लीजिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं जो है क्या करता हूँ, इस जगह पर मैंने मान लीजिए रखा। अभी क्या है, रखने के बाद हम इस मोबाइल को हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मोबाइल अपनी जगह फिक्स है, बस हमने रखा हुआ है। तो हमारी जो बाँ है जिस पर मोबाइल रखा है या जिस पर स्वेटर पे मेरे मोबाइल रखा है, तो मेरी मोबाइल की सतह और स्वेटर की सतह के बीच में कोई मोशन नहीं है, लेकिन हमने इस मोबाइल को उंगली से दबाया हुआ है और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश में हम भी लगे हैं। तो क्या हो रहा है कि मोबाइल हमारा नीचे नहीं गिर रहा है, तो हमने उसको हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे करके दबाया हुआ है, मोबाइल अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा है। तो स्वेटर की सतह और मोबाइल सतह के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर इस मोबाइल को हम ऐसे ऐसे मूव करके ऊपर बढ़ाते चले जाएं तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर फोर्स भी लग रहा है, मोशन भी है, दोनों सतहों के बीच में रिलेटिव मोशन पैदा हो गया। मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब कि एक सतह स्थिर है दूसरी मूव कर रही है, या दोनों ही अगर मूव कर रही होती तो उस केस में क्या होता कि दोनों के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो रिलेटिव मोशन जब पैदा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर पैदा हो जाएगा। रिलेटिव मोशन का मतलब कि
एक दूसरे से ज़्यादा या कम गति। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की सापेक्ष गति इसको कहा जाए, ठीक है। तो किसी जगह पर अगर कोई चीज़ स्थिर है और दूसरी चीज़ उसके ऊपर मूव कर रही है तो क्या होगा कि दोनों के बीच में गति का डिफरेंस होगा, जिसको सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन कहेंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा होगा। अगर किसी सतह पर कोई चीज़ रखी है और आप फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रही, मतलब दोनों सतहों के बीच में वेग नहीं है, मतलब लेकिन बल लग रहा है, तो उसको उस बल को लगने की बाद भी अगर कोई वस्तु मूव नहीं कर रही है तो उसको रोक कौन रहा है, तो फ्रिक्शन रोक रहा है। लेकिन दोनों सतहें मूव नहीं कर रही हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड में। नेशनल वाटर पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। नेशनल वाटर पॉलिसी किस ईयर में बनाई गई, तो ये 1987 में बनाई गई थी। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। उसी के जस्ट बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से भी कुछ चीज़ें लेकर हम लोगों ने वाटर पॉलिसी में डाली थी। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल वाटर पॉलिसी अक्सर पूछी जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग में नेशनल वाटर पॉलिसी इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इसका सीधा रिलेशन हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग वाले चैप्टर्स में होता है, क्योंकि कितना पानी हमें खेतों के लिए चाहिए, किस एरिया में किस प्रकार की खेती होती है, उसके अनुसार पानी का रेशियो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही इसके फार्मूले बन चुके हैं, तो ये नेशनल वाटर पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं कंजंक्टिव यूज़ रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कंजंक्टिव यूज़ क्या होता है, बाई ऑगमेंट इन टाइम इन स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजंक्टिव यूज़ ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज़ का मतलब कंजंक्शन जो वर्ड है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि कई चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, इसको कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्टिव यूज़ ऑफ वाटर जो होता है वो विद यूज़ रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कंजंक्टिव यूज़ वाटर के एप्लीकेशन में किस चीज़ को इंगित करता है, तो ये बाई ऑगमेंट इन टाइम इन स्पेस, मतलब ये तीन इसके होते हैं कि ज़रूरत के अनुसार, समय के अनुसार और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। ज़रूरत तो है ही है किसी क्षेत्र में, और समय पर अगर आपको कोई चीज़ मिले, ज़रूरत के अनुसार मिले, और कभी ज़रूरत आपको ज़्यादा भी हो तो भी आपको मिल जाए। तो ये तीनों चीज़ें इन चीज़ में कवर हो जाती हैं, बाई ऑगमेंट, बाई इन टाइम एंड इन स्पेस। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर कंजंक्टिव यूज़ बनता है। कंजंक्टिव यूज़ का मतलब इन तीनों चीज़ों का समेशन। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, आंसर नंबर डी। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट होता है, ये कैसे, कब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये आपका है 2006 में इस्टेब्लिश किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। फिर उसी पर आधारित फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनी 2013 के समय, 2012 के समय। तो ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, ये हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ग्रेन की इंडस्ट्री है, आटा की मिलें हैं, बिस्किट की इंडस्ट्री है, सारी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के नियमों के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सोलर सेल इज कनेक्टेड इन। सोलर सेल जो होता है ये किस प्रकार से कनेक्ट रहता है, तो सोलर सेल पैरेलल और सीरीज दोनों में कनेक्ट किए जाते हैं। सेल को अगर पैरेलल जोड़ेंगे तो उसमें जो पावर होगी वो अलग प्रकार से मिलेगी, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है सेल में। किसी भी सेल के अंदर, जैसे आपने V/IR ओम का नियम पढ़ा है हाई स्कूल में, उसमें क्या होता था कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर आप उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस घट के मिलता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से जो टोटल पावर मिलेगी बैटरी से वो कम मिलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस घटेगा। और सीरीज़ में अगर हम पूरे सेल को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि पावर बढ़ेगी बट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस जगह पर हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, रेजिस्टेंस घटाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसको सारे सेल को पैरेलल जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस
पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस कितना भी हो, लेकिन हमें केवल पावर ही हमारा फोकस है, तो हम सीरीज़ में जोड़ देंगे। तो सोलर सेल जितने होते हैं वो पैरेलल और सीरीज़ दोनों प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, भैया थोड़ा, हाँ ठीक। राइस क्रॉप इज इरिगेटेड बाय विच इरिगेशन मेथड। जो राइस क्रॉप होती है उसको किस मेथड से हम लोग इरिगेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका बेसिन मेथड। और कॉन्सेप्ट क्लास के बच्चे इस बात को तुरंत रिकॉल कर सकते हैं, मैंने आपको वहाँ बार बार बोला था कि फरो किसके लिए यूज़ करते हैं, याद करके बताइएगा, आलू के लिए। सर्ज का मतलब पानी छोड़ देते हैं, ठीक, पानी छोड़ देते हैं। बॉर्डर का मतलब किनारे किनारे से छोड़ा जाता है पानी, ठीक है। लेकिन बेसिन मेथड यूज़ करते हैं राइस क्रॉप के इरिगेशन में। बेसिन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भूमि को ऐसा बनाओ कि पानी आकर उसमें भर जाए, कहीं बाहर ना निकले। तो जहाँ पर पानी आके भर जाता है, जैसे गंगा का बेसिन बोलते हैं। गंगा के बेसिन का मतलब कि गंगा से जो आने वाली मिट्टी है, गंगा से आना जो पानी है, वो जिस एरिया में आकर जिस एरिया को भरता है उसको बोलते हैं गंगा का बेसिन एरिया। तो गंगा का बेसिन एरिया क्या होता है, जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, ये सारे जो ज़िले हैं आसपास के इलाहाबाद के भी, ये बेसिन एरिया कहलाते हैं गंगा के, क्योंकि गंगा की जो ढाल है वो इस एरिया में है। तो आपके पास जैसे आपके घर में भी क्या होता है, बेसिन होता है। तो बेसिन में क्या करते हैं आप, बर्तन धोते हैं, तो पानी क्या होता है, ऐसे बहकर एक पॉइंट से बाहर निकल जाता है। तो बेसिन एरिया का मतलब क्या होगा कि आसपास पानी फैलेगा नहीं और आकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से राइस क्रॉप ऐसे फील्ड में हम लोग उगाते हैं जहाँ पर पानी बीच में इकट्ठा हो जाए, कहीं बाहर ना निकले। तो राइस क्रॉप में किसका इस्तेमाल करेंगे, बेसिन इरिगेशन मेथड का, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी भरने के मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो बेसिन मेथड कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज बाई 2 times द पावर इंक्रीज्ड बाई। एक्चुअली इस प्रश्न में सेंट्रीफ्यूगल पंप लिखा होता है तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अगर किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड को हम 2 गुना कर देते हैं तो पावर कितने गुना बढ़ जाएगी। आपको बताएं कि जो इस पंप की स्पीड जो होती है n और पावर के बीच में रिलेशन होता है n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p क्यूब। इसी से ये आप सेंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर पंप की स्पीड 2 गुना करेंगे तो पावर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगी। तो स्पीड जो है आपका 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। पावर रिक्वायरमेंट इसकी अगर हम कर देंगे तो स्पीड 8 गुना हो जाएगी, क्योंकि P जो होता है वो n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके पहले मैं थोड़ा गलत लिख दिया था, n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर जो होती है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, हमेशा याद रखिएगा। तो पावर को 8 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा अगर स्पीड हमारी 2 गुना कर दी जाए तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये किस चीज़ की यूनिट होती है। वॉट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए ध्यान से, डब्लू लिखा हो, डब्लू का मतलब वॉट हो गया। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। जूल पर सेकेंड पावर की यूनिट होती है, इसी को वॉट कहा जाता है। जूल का मतलब हो गया वर्क की यूनिट, और वर्क अपॉन टाइम इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर पावर प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक पर 1 मीटर दूरी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस पर कितनी पावर आगे बढ़ रही है, ठीक है। या इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो इसको हम देखिए वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे लिख सकते हैं, फिर से लिख रहा हूँ देखिएगा। जूल प्रति सेकंड अगर आप वॉट को लिख दें तो क्या लिखेंगे, जे अपॉन सेकेंड इंटू मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। जूल किसकी यूनिट होती है, कार्य की या वर्क की। यहाँ पर सेकंड लिखा है, ये टाइम की यूनिट होती है, मीटर का मतलब दूरी की यूनिट होती है, और डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब तापमान का डिफरेंस या टेम्परेचर की यूनिट होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा क्या है कि यहाँ पर 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस हो तो
यहाँ पर कितने जूल कार्य करना पड़ेगा, और हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली इंटरकन्वर्टेबल। ये क्या है कि कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के परस्पर रूप हैं या म्यूचुअली इंटरकन्वर्टेबल है। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मा गतिविधि का ये प्रथम नियम है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ जान सकते हैं कि अगर कार्य को डिग्री सेंटीग्रेड से लाके जोड़ा गया है इस फार्मूले में, इसका मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी की क्या है, यूनिट है। तो आप हमेशा याद रखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट ऐसे भी पूछी जा सकती है जैसे मैंने बताई है, जूल पर सेकंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, और या ऐसे भी पूछी जा सकती है वॉट अपॉन मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हेंडरसन इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमसी बेस्ड ऑन। हेंडरसन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बीच के रिलेशन को बताती है। अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में भी वायु, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जल के कण आसमान में उड़ रहे हैं जगह जगह, वाटर मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास जो भी ग्रेन है, जो भी अनाज का टुकड़ा है, जो भी हमारे पास अनाज है उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो उसके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल और बाहर का जो इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो ह्यूमिडिटी का डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जब हम इस ग्रेन के अंदर से मॉइस्चर बाहर निकालना चालू करते हैं गर्म हवा के द्वारा, तो ग्रेन के अंदर की मॉइस्चर निकल के एयर में जाती है। थोड़ी देर बाद इन्वायरमेंट की मॉइस्चर और ग्रेन के अंदर की जो मॉइस्चर होती है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस बैलेंस की वजह से क्या होता है, ना तो ग्रेन से या अनाज से नमी निकल के वातावरण में जाती है, ना ही वातावरण की नमी उसके अंदर जा रही थी, क्योंकि दोनों के बीच में नमी के रूप में क्या पैदा हो गया है, एक बैलेंस पैदा हो गया है। उस बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर से बनने वाला मॉइस्चर, दोनों में मॉइस्चर क्या हो गया, बराबर हो गए या इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब बराबरी में आ गए। तो ईएमसी का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और हेंडरसन ने इसके ऊपर इक्वेशन दी थी, लेकिन हेंडरसन की इक्वेशन किस और आदमी की इक्वेशन पर डिपेंड करती है, बेस्ड है। इसको बोलते हैं गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, गिब्स की का अवशोषण समीकरण। गिब्स क्या होते हैं, गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। जो गिब्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्हें अवशोषण के ऊपर एक समीकरण दिया था, या गिब्स ने एब्जॉर्प्शन के ऊपर एक इक्वेशन दी थी, जिस पर हेंडरसन ने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला बनाया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर आधारित है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। तो गिब्स इक्वेशन एंड हेंडरसन इक्वेशन आर इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर। इन दोनों में पहले कौन सी आई, तो गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन या गिब्स का अवशोषण समीकरण पहले आया, और उस पर हेंडरसन ने अपनी इक्वेशन को डेवलप किया। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी हेंडरसन इक्वेशन के बारे में। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पर हम 52 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, और इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा। थोड़ा मेरे तबीयत ख़राब होने की वजह से क्वेश्चंस डालने का सीक्वेंस थोड़ा ब्रेक हुआ है, बट होप सो कि 1 दिन से 2 दिन के अंदर मैं दुगनी से तिगनी स्पीड में आपके बीच में आऊँगा, और 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होली के पहले कंप्लीट करके और आप लोगों को लाभान्वित करने की पूरा प्रयास करूँगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द ऑल वीडियोज़। I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shabba Khair.